शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज दोपहर हुए प्लेन क्रैश में 19 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। आपको ये बता दें कि आज दोपहर ढाका के उत्तरा इलाके में बांग्लादेश एयरफोर्स का ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। ये विमान रिहायशी इलाके में एक स्कूल के कैंपस में जाकर गिरा था। इस दर्दनाक हादसे के बाद बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं तब जबकि ये प्लेन आकर इस स्कूल की इमारत पर गिरा। उसके बाद यहाँ आग लग गई, आग को बुझाया गया, राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 25 लोगों की मौत हुई है, माफ़ कीजिएगा 19 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। ये क्योंकि एक स्कूल कैंपस था, स्कूल की इमारत थी जहाँ पर उस वक्त बच्चे मौजूद थे स्कूल में, तब जब ये ट्रेनी फाइटर जेट आकर गिरा इस स्कूल की इमारत पर। ये एक ट्रेनी फाइटर जेट था। इस विमान हादसे में, इस क्रैश में पायलट की भी मौत हो गई। लेकिन साथ ही जिस स्कूल की इमारत पर ये आकर गिरा, ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं उस वक्त की हैं जब ये विमान क्रैश होने के बाद स्कूल की इमारत पर आकर गिरा। आग लग गई, उसके बाद आग को बुझाने का काम शुरू हुआ, स्कूल से बच्चों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। ये दरअसल एक स्कूल और कॉलेज की इमारत साथ साथ है, उसके पास बड़ा कैंपस है। दरअसल कोशिश फाइटर पायलट की ये रही होगी कि खुली मैदान या खुली जगह पर इस प्लेन को क्रैश के बाद अगर वो कहीं जाकर गिरे तो वो खुला इलाका हो, लेकिन शहर के बीचों बीच इस तरह की जगह नहीं ऐसा लगता है कि दिखाई दी। लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीरें आई सामने वो उसके बाद आई तब जबकि क्रैश हो गया। 19 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, ये जानकारी मिल रही है। एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है बांग्लादेश में। और ढाका विमान हादसे से जुड़ी कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं। स्कूल पर बांग्लादेश एयरफोर्स का ट्रेनी एयरक्राफ्ट गिरा। जानकारी के मुताबिक क्रैश हुआ विमान चीन में बना FT-7 है और बड़ी बात यह है कि विमान एक स्कूल की इमारत पर गिरा, जिस वजह से कई छात्र इस हादसे की चपेट में आ गए। अब तक मिली खबरों के मुताबिक 19 लोगों की मौत हुई है, 60 से ज्यादा घायल हैं और इनमें कई लोगों की हालत गंभीर है। तो ढाका में प्लेन क्रैश, चीन में बना FT-7 BGI ट्रेनर विमान। देखिए चेंगडू जेस। तो ढाका में जो प्लेन क्रैश हुआ है, एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, उसके बारे में कुछ और डिटेल आपको दे देते हैं। चीन में बना यह विमान था FT-7 BGI ट्रेनर विमान, यही क्रैश हुआ है। चेंगडू J7 विमान है FT-7 BGI, तीसरी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है। विमान पास की हवाई सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। FT-7 BGI विमान MiG-21 की कॉपी है। शेनयांग एयरक्राफ्ट कंपनी ने इस विमान को बनाया है। 1964 में पहली बार इस विमान का निर्माण किया गया था और यही विमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक स्कूल की इमारत पर जाकर क्रैश हुआ है, जिसमें फाइटर जेट के पायलट की भी मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। कुल 19 लोगों की जान चली गई है इस भयावह हादसे में। बारिश से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तेज बारिश से भारी तबाही हुई है। बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। तेज बारिश के बाद मंडी के सिराज में बरसाती नाले में उफान है। जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। जरोल और जुगाद नाले का रौद्र रूप देखकर लोग सहमे हुए हैं। प्रशासन ने नदी नालों से लोगों को दूर रहने की अपील की है। ये मंडी का सिराज इलाका है। तेज बारिश के बाद की स्थिति देखिए, शहर में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़क पर पानी भरने की वजह से लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, घरों में पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, एक शख्स बाइक के साथ पानी में फंसा नजर आया। पानी की रफ्तार की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा है। काफ़ी मशक्कत के बाद कुछ लोग की मदद से बाइक सवार पानी से बाहर निकल पाए। बारिश के बाद बरसाती नाले का पानी घरों में घुस गया है। पानी के साथ आए मलबे ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। ये दूसरी तस्वीर देखिए, जुगाद नाले की उफनते लहर में एक पुल बह गया। पुल बहने की वजह से दो इलाके का संपर्क टूट गया। पुल बहने की वजह से कई गांव के दूसरी तरफ फंस गए, जिसे प्रशासन ने JCB की मदद से बाहर निकाला। तस्वीरों में देखिए प्रशासन कैसे JCB के जरिए फंसे लोगों को बाहर निकाल रहा है।
चंबा में एक घर पर बड़ा पत्थर गिरने की वजह से हुए हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन ने बारिश के दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर इलाके में बारिश के चलते एक मकान पर चट्टान गिरने से हादसा हो गया। हादसे में एक दंपति की मौत हो गई। दोनों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम को चंबा अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक की शिनाख्त पल्लू और सनी के तौर पर हुई है। दोनों की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। लड़की अपने मायके आई थी। दोनों ने आज वापस अपने घर लौटना था, मगर रात में वो हादसे का शिकार हो गए। पत्थर गिरने से मकान भी जमींदोज हो गया। चंबा जिला प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पत्थर और मलबे के कारण चंबा तीसा रोड पर नक रोड और पगोला नाला सहित कई स्थानों पर बंद है। वहीं सिल्ला घाट इलाके में जमीन धंसने से पहले ही कई मकानों को खाली करवा दिया गया था, जिससे यहां किसी को हताहत होने की खबर नहीं। बाढ़ से खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। शिकारी मोड़ नेरा मांडका मार्ग भी बंद हो गया है। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में नेशनल हाईवे 707 लैंडस्लाइड के चलते लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। डरा देने वाली यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की, जहां नेशनल हाईवे 707 फिर टूट गया है। पावंटा साहिब से शिलाई गुमा होते हुए शिमला को जोड़ने वाला ये रोड लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है। रोड बंद होने से शिलाई क्षेत्र के 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क एक बार फिर टूट गया है। सबसे ज्यादा मार टमाटर उगाने वाले किसानों पर पड़ी है, जो हर साल दिल्ली की मंडियों में अपनी फसल बेचकर घर चलाते थे। सड़क बंद होने की वजह से उनकी फसल खेतों में ही सड़ रही है। किसान ही नहीं, रोजगार दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, बीमारियों और स्कूली बच्चों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दिनचर्या ठप हो गई है। वहीं नेशनल हाईवे पर काम कर रही निर्माण कंपनियां रास्ते खोलने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन लगातार बारिश और खराब मौसम ने राहत कार्यों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम विभाग भी तेज बारिश का अलर्ट जारी कर चुकी है। लोगों का कहना है कि अगर हालात पर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाला दिन और भी कठिन भरा हो सकता है। और पुंछ जिले के सरकारी प्राथमिक स्कूल पर बड़ा पत्थर गिरने से हादसा हो गया। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए। जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। वीडियो जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए भीषण हादसे का है, जहां कलसा भैंच इलाके में दुखद घटना हुई, जब एक प्राथमिक स्कूल में भूस्खलन हुआ। स्कूल की इमारत पर बड़ा पत्थर गिरने से एक छात्र की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कलसा भैंच इलाके में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के परिसर में पत्थर गिरा। घायल छात्रों को आसपास के लोगों ने तुरंत मलबे से बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। स्थानीय अधिकारियों और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। पुंछ प्रशासन के मुताबिक घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों की हालत पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश और दहशत का माहौल है। घटना ने एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों और छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों ने प्रशासन से स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूलों का जल्द से जल्द निरीक्षण करने की मांग की है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इसकी वजह से हादसे भी हो रहे हैं। हल्द्वानी के शेर नाले में पर्यटकों की कार बह गई है। लोगों और प्रशासन ने सभी को सुरक्षित निकाला है। खौफनाक तस्वीर नैनीताल शेर नाले की, जहां पर्यटक की कार अचानक पानी में बह गई। हादसे के बाद कार सवार लोगों को पानी से निकालने के लिए अभियान चलाया गया। हादसा हल्द्वानी सितारगंज रोड पर शेर नाले में अचानक पानी आने की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि कार बहते हुए पत्थर से रुक गई। इस दौरान सभी पर्यटक कार से बाहर निकल करके ऊपर चढ़ गए, जिसके चलते उनकी जान बच गई। कार में 10 लोग बैठे थे। पानी में फंसने के बाद सब मदद के लिए चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने अभियान चलाकर कार में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। पर्यटकों ने कहा कि वे जागेश्वर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे। पर्यटकों का कहना है कि चोर गलिया जंगल के इलाके में पहुंचे तो अचानक पानी का तेज बहाव आया और गाड़ी बहकर पलट गई। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से बरसात के दौरान नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
जम्मू में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भयानक लैंडस्लाइड हो गया। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भयंकर लैंडस्लाइड की है। यात्रा मार्ग पर सुबह करीब 8 बजे बाणगंगा के पास भारी भूस्खलन हो गया। कटरा से भवन की ओर जाने वाले पुराने यात्रा मार्ग पर स्थित बाणगंगा क्षेत्र में अचानक से पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबे गिरे। हादसा क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण हुआ। अचानक से हुए भूस्खलन की वजह से अफरा तफरी मच गई। हादसे में कई श्रद्धालु घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल मेरे पास 6 लोग पहुंचे हैं जिनमें से सारे ही ऑर्थोपेडिक इंजरी से ग्रस्त हैं। फिलहाल उनके वाइटल्स जो हैं वो स्टेबल हैं, मगर किसी का पैर टूटा है, किसी को हाथ में चोट है। उनको थोड़ा सा स्टेबलाइज करके फर्स्ट एड दे के हम नारायणा के लिए शिफ्ट करेंगे। भूस्खलन के कारण ट्रैक पर बने शेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मलबा हटाने का और राहत बचाव का कार्य जारी है। और राजस्थान के कई जिलों में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। राजस्थान में मानसून की बारिश आफत बन गई है। राज्य के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही भारी बारिश का असर नदी, बांध और तालाब में नजर आ रहा है। नागौर में तालाब भर गए हैं और पानी बाहर आ गया है। सड़क पर सैकड़ों मछलियां तैरती नजर आई। सड़कों पर मछलियों को तैरता देख मौके पर भारी भीड़ जुट गई और लोग मछली पकड़ने लग गए। जबरदस्त बारिश के बाद अजमेर में पानी ही पानी है। अजमेर के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है। जनजीवन थम सा गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर, दुकानों में 4-4 फीट तक पानी भर गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। लोग घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। जोधपुर में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण लूणी और बांडी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बालेसर में जाटी भांडू बांध फटने के बाद आसपास के गांव में पानी भर गया और इसकी वजह से पानी गांव के अंदर घुस गया और गांव की सभी सड़कें जलमग्न हो गई। बालेसर में 175 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई जबकि शेरगढ़ में एक बांध टूटने के बाद खेत और बस्तियों में पानी भर गया। और उत्तर भारत में लगातार बारिश ने संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का कहर बरपाया है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर अब गाड़ियों की जगह नावें चल रही हैं और लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। प्रयागराज से करीब 15 किलोमीटर दूर बदरा सनौटी गांव अब पूरी तरह टापू बन चुका है। सड़कों पर पानी का सैलाब है और लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। साइकिल, दूध, दवाइयां, सब कुछ नावों से ढोया जा रहा है। घरों में पानी घुसने से लोग अपने आशियाने छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। आने जाने की बड़ा परेशानी हो रहा है और कोनो बात है नहीं। गाड़ी जाते थे, अब तो वैसे परेशानी हो रही है। उतर के बोट से जाते हैं। पैसा देना पड़ता है? पैसा नहीं देना पड़ता है। सरकार की प्रशासन की व्यवस्था है। हाँ, प्रशासन की व्यवस्था है। कितने सालों से दिक्कत है? अरे बहुत, लगभग इधर 100 साल हो गया होगा। यही दिक्कत आती है हर साल। प्रयागराज में बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन प्रशासन और राहत टीमें स्थिति को संभालने में जुटी हैं। जिला प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। अब तक 26 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें से 3 ऑपरेशनल हैं। इन शिविरों में रहने, खाने और चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें भी तैनात हैं ताकि आपात स्थिति में तुरंत बचाव कार्य शुरू हो सके। और ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी जानकारी मिल रही है। संसद में इस मसले पर चर्चा होगी। अगले हफ्ते संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जानकारी सामने आ रही है। राज्यसभा, लोकसभा में चर्चा होगी। लोकसभा में 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जानकारी आ रही है कि इस पर चर्चा हो सकती है और साथ ही राज्यसभा में इसके लिए 9 घंटे चर्चा का समय तय करने की जानकारी सामने आ रही है। मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बात की। पीएम ने कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का सामर्थ्य देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत
उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। और संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के साथ विपक्ष ने दोनों सदनों में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार को पहलगाम हमले को लेकर सारी बात संसद में बतानी चाहिए। पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई या सरकार की भूल हुई, ये बात बतानी चाहिए। विपक्ष के सवालों से भागना नहीं चाहिए। पहलगाम पर सरकार को अपना मुंह नहीं छिपाना चाहिए। पहलगाम में क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई, चूक हुई या भूल हुई, सरकार को बताना चाहिए। भूल थी, चूक थी, इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या था, सरकार को बात अपनी रखनी चाहिए। और विदेश नीति, सोचिए विदेश नीति, हमारे देश का कितना सम्मान हो रहा है। हर देश में जा रहे हैं, हमारे देश का सम्मान हो रहा है। कोई देश नहीं बचा होगा जहां हमारे देश का सम्मान ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद विदेश नीति हमारी असफल हो गई। कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। जिस समय सिंदूर ऑपरेशन चला उस समय कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। और पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार IMF, वर्ल्ड बैंक या जितनी फंडिंग एजेंसी उनसे पैसा ले रहा है, तो ये विदेश नीति है, पहलगाम है, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या है, भूल हुई है, चूक हुई, इन सब बातों को तो रखना ही पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी सुने, सरकार सुने, और उसके बाद जवाब जो सरकार का आएगा वो सब हम लोग सुनेंगे। और कोलकाता में टीएमसी की शहीद रैली का आयोजन किया गया। रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जो बिहार में किया जा रहा है वो बंगाल में भी करना चाह रहे हैं, लेकिन टीएमसी बंगाल में किसी वोटर का नाम कटने नहीं देगी। महाराष्ट्र में आप जोर करके चुनाव कमीशन को देके हराया। आप ऐसा ही काम किया जो आप ऐसा करके सब जगह में हराया। दिल्ली में भी हराया, बिहार में भी 40 लाख लोगों को नाम निकाल दिया। बंगाल में भी आपका टारगेट है। आपका टारगेट हम लोगों को पता है। अगर आपका टारगेट है बांग्ला भाषा बात करने से उसको निकाल देना, तो हमारा टारगेट है जनता का अदालत में आपको भी जवाबदेही करना है। आपको भी ये हम छोड़ेंगे नहीं। हम लड़ते हैं, हम जिंदगी कुर्बानी देते हैं। हम आजादी का लड़ाई लड़े, हम जिंदगी लेके लड़ाई लड़े, हम सिंगूर का लड़ाई लड़े, हम नंदीग्राम का लड़ाई लड़े, हम 21 जुलाई का लड़ाई लड़े। पंजाब के मोहाली में पुलिस में एनकाउंटर के बाद खालिस्तानी आतंकी संगठन बबर खालसा इंटरनेशनल के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इसकी कई मामलों में तलाश थी।
पंजाब पुलिस ने मोहाली में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त का संबंध खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से है। इसने 10 जुलाई को मोहाली के एरो सिटी में प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर के बाहर फायरिंग कर रंगदारी की मांग की थी। अभियुक्त की पहचान फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोविंदगढ़ निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये विदेश में बैठे आतंकियों के इशारे पर काम करता था। वो ही इसे हथियार और पैसा उपलब्ध कराते थे। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल मोहाली की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी। पुलिस के मुताबिक जब उन्होंने गुरप्रीत को रोकने का इशारा किया तो गोपी ने पुलिस पर 5 राउंड गोलियां चलाईं, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। घायल अवस्था में गोपी का इलाज मोहाली अस्पताल में जारी है। गोपी के साथ उसके 3 और साथी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी की पटियाला की बादशाहपुर पुलिस चौकी और हरियाणा की अजीमगढ़ चौकी पर ग्रेनेड से हमले के मामले में तलाश थी। महाराष्ट्र के कल्याण में एक लहंगे को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। क्या हुआ जानिए। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी सहम जाएगा। जी हां, देखिए कैसे ये शख्स जिस कपड़े को चाकू से फाड़ रहा है वो कुछ नहीं बल्कि एक लहंगा है। वो लहंगा जो एक दुल्हन के लिबास में सबसे खास होता है। तस्वीरें कल्याण इलाके के एक फैशन स्टोर की है, जब एक मंगेतर ने दुकान में घुसकर चाकू से 30,000 रुपये का लहंगा फाड़ दिया। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इस शख्स को दुकान में स्टाफ लहंगा दिखा रहा है, तभी ये शख्स जेब से चाकू निकालता है और लहंगे को फाड़ने शुरू कर देता है और घटना को अंजाम देने के बाद वहां घूमने लगता है। मामला शुरू हुआ 17 जून को, जब इस शख्स की मंगेतर मेघना मखीजा ने अपनी शादी के लिए इस स्टोर से लहंगा खरीदा, लेकिन लहंगा पसंद न आने पर मेघना ने इसे वापस करने की कोशिश की। दुकानदार ने रिटर्न पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा कि लहंगा वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसी कीमत का दूसरा सामान ले सकते हैं। 19 जुलाई को मेघना का मंगेतर सुमित स्टोर पहुंचा और मामूली बहस के बाद चाकू निकालकर लहंगे को फाड़ने लगा और दुकानदार से 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की। घबराए दुकानदार ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मराठी भाषा के नाम पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी जारी है। घाटकोपर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी भाषा न आने पर एक महिला से सरेआम बदसलूकी की। मुंबई के घाटकोपर इलाके में कुछ लोगों ने मराठी न बोलने पर एक महिला को घेर लिया और चिल्लाने लगे। महिला भी डट गई कि मैं मराठी नहीं बोलूंगी, हिंदी बोलूंगी। उस महिला ने दहाड़ते हुए उन लोगों से यह भी कहा कि क्या यह हिंदुस्तान में नहीं है। संजीरा देवी नाम की महिला मुंबई के घाटकोपर में केटर्स चलाती है। वहीं संजीरा और एमएनएस कार्यकर्ता के बीच मराठी में बोलने को लेकर बहस शुरू हो गई। एमएनएस कार्यकर्ता उन पर मराठी बोलने का दबाव बना रहे थे। उसी महिला से टीवी 9 ने बात की। क्या बोले आपसे, मराठी में बात? हाँ, मुझे यही बात बोला मराठी में, तो मैं बोली हिंदी मुझे आता है। मैं धीरे धीरे सीखेगी मराठी। और कुछ नहीं बोले कि नहीं मराठी में, खाली इतना बोली से भैया थोड़ा मुझे ऊपर जाने का, साइड हो जाओ। हाँ। यही बोली कि मराठी में नहीं, हिंदी में नहीं, मराठी में बात। हाँ। और आज की बड़ी खबर, साल 2006 में लोकल ट्रेन में हुए ब्लास्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया। मुंबई में साल 2006 में दिल दहला देने वाली आतंकी घटना हुई थी, जिसे 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस के नाम से जाना जाता है। ट्रेन ब्लास्ट केस में 19 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें से 5 को पहले ही मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा मिली थी। हाईकोर्ट ने सभी को निर्दोष करार देते हुए तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जो भी सबूत पेश किए गए थे उसमें कोई ठोस तथ्य नहीं था। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दुखद बताया है। 2006 मुंबई बॉम्ब कोर्ट, आज मुंबई उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, बहुत दुख हुआ है, धक्का लगा है। एक लीगल और इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट टीम की रचना हो, सुप्रीम कोर्ट में जाए, मुंबई के नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुंबई के लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के पीड़ित निराश हैं। ऐसे एक परिवार से टीवी 9 की टीम ने बात की है, ये रिपोर्ट देखिए।
11 जुलाई 2006 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए और इस बम धमाके ने 179 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। करीब 800 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए थे और जिन लोगों की मौतें हुई थी उनके घर में आज बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद एक बार फिर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उस दिन वो मेरे ख्याल से वो 5:50 से ये टाइम में निकल गया। हमारा रूटीन था कि हम लोग अंधेरी स्टेशन मिलते थे और साथ में घर पे आते थे, भाई और बहन। पर उस दिन वो आया नहीं और ये इंसिडेंट हो गया। आई मीन जैसे मैं ऑन द वे थी तो किसी ने मुझे बताया ऐसा ऐसा हो गया। बम धमाके हुए थे, वो बम धमाके किसी न किसी ग्रुप ने, संगठन ने मिलकर कराए थे। बड़ी साजिश थी जिसको अंजाम दिया गया था, जिसमें प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हुआ था, RDX का इस्तेमाल हुआ था। ये तमाम टाइमर वगैरह मुंबई और मुंबई के आसपास के शहरों से खरीदे गए थे। जो आतंकी हैं जिन्होंने बम बनाया था, प्रेशर कुकर बम, वो बाहर से आए थे। 15 लोग इसमें अब भी फरार हैं, लेकिन जो पकड़े गए थे उनको निर्दोष बताया गया है। और मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के अभियुक्त की वकील ताहिरा कुरैशी का कहना है कि बिना अपराध की सजा भुगतना दुखद है। आगे क्या करना है इस पर बात करके फैसला लिया जाएगा। ये 2007 का ही उनका जो अरेस्ट है, तब से लेके अभी तक आप खुद काउंट कर लीजिए। आई थिंक इट हैज बीन 18 इयर्स दे हैव कंप्लीटेड इन द प्रिजन। उनके नॉलेज में था कि ये ब्लास्ट होने वाला है। ये उनके खिलाफ जो है वो ये एलिगेशंस थे और सो फार जो है वो कहीं पर भी उनका प्रेजेंस या बॉम्ब की प्लांटेशन में भी कहीं उनका रोल नहीं था। हमने कोई मामले में देखा नहीं है कि कोई अक्यूज ने आफ्टर एक्विटल कंपेंसेशन फाइल किया हो और उसको मिला हो। एनीवेज बट इट विल बी टू अर्ली बिकॉज अभी तो जो फैमिलीज है वो इस एक्विटल को एंजॉय कर रही है। फैमिलीज इस जो ये लम्हा है जिसके लिए उन्होंने 18 साल इंतज़ार किया था, उसकी खुशी को एंजॉय कर रही है। उनके बाहर आने के बाद इस मामले में जो है वो सारी लीगल टीम जो है डिसाइड करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ द फैमिली कि हमको कंपेंसेशन के लिए कुछ पिटीशन फाइल करनी है या नहीं।